नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जनरेटर पे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे, द साइज ऑफ जनरेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो जनरेटर या किसी भी डिवाइस का साइज किस पे डिपेंड करता है? यूजिंग लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग यूज करके या लैप वाइंडिंग यूज करके हम उसका साइज कम कर सकते हैं क्या? नहीं। लैप वाइंडिंग का मतलब होता है लो वोल्टेज हाई करंट, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई रेसिस्टेंस वाइंडिंग मटेरियल यूज करेंगे तो साइज जनरेटर का रिड्यूस नहीं होगा, बढ़ जाएगा साइज। तो इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल, हाई परमिएबिलिटी का मटेरियल यूज करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे जल्दी से। यदि फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है मशीन का, और हम जानते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी होता है परमिएबिलिटी इंटू एच, क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हो तो बी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, मतलब कि मटेरियल का एरिया इंटू फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गया है। यदि आपको फ्लक्स कांस्टेंट रखना है तो एरिया मतलब साइज छोटा हो जाएगा। बी आपने बढ़ा दिया है तो एरिया ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। कब होगा? जब आप मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफार्मर के लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन डीसी मशीन। सबसे ज्यादा परसेंटेज लॉस का डीसी मशीन में भी और ट्रांसफार्मर में भी नो, इसमें ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसमें होगा आयरन लॉस भी नहीं होता है, इसमें होता है कॉपर लॉस होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉस होता है, और इन दोनों लॉसेस को मिला के हम बोलते हैं आयरन लॉस। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हम जानते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? हिस्टेरेसिस लॉस होता है b टू द पावर 1.6 f, और एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल किसके होता है? बी स्क्वायर एफ स्क्वायर वोल्टेज स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हम अभी फ्रीक्वेंसी का बात करें, मतलब स्पीड का बात करें, तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। यही क्वेश्चन यदि हिस्टेरेसिस लॉस के जगह पे एडी करंट लॉस होता तो क्या होता? आंसर बी होता। आंसर क्या होता? बी होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड प्रोपोर्शनल होता है। तो एडी करंट लॉस इन डीसी मशीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, खाली स्पीड, मतलब फ्रीक्वेंसी और स्पीड एनालॉगस है, एक ही मीनिंग वाला है। अब हम बात करते हैं स्ट्रे लॉस की। तो स्ट्रे लॉस क्या होता है? हमने जनरेटर के लेक्चर में भी देखा था। स्ट्रे लॉस होता है आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। इस मैकेनिकल लॉस में क्या होता है? विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो मशीन का विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस प्लस आयरन लॉस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस में कॉपर लॉस नहीं होता है, तो कॉपर लॉस नहीं होगा। आयरन लॉस होता है लेकिन फील्ड में तो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस नहीं होता है। तो आंसर होगा ये। इफिशियंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन। इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफिशियंसी मैक्सिमम कब होता है? जब कांस्टेंट लॉस मशीन का बराबर होता है वेरिएबल लॉस के, या फिर हम यूं कहें रफली कि आयरन लॉस बराबर होता है कॉपर लॉस मशीन के। ट्रांसफार्मर में भी यही होता है और डीसी जनरेटर या डीसी मशीन में भी यही होता है। फिर छठा क्वेश्चन में भी कोई ऑप्शन नहीं है। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ
ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फॉर 6 पोल वेव वुंड जनरेटर। मतलब आर्मेचर के वाइंडिंग में कितना पैरेलल पाथ होगा यदि वेव वुंड है। वेव वुंड है तो हमेशा पैरेलल पाथ को हम सिंबल देते हैं ए से। वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा 2 होता है, चाहे नंबर ऑफ पोल कुछ भी हो वेव वाइंडिंग के लिए। और यही यदि वाइंडिंग लैप हो तो नंबर ऑफ पोल के बराबर हो जाता है आर्मेचर का पैरेलल पाथ। तो यदि लैप वाइंडिंग होता तो यहां पे आंसर हो जाता 6, क्योंकि नंबर ऑफ पोल है 6। नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होता है ऑलवेज 2। तो और हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डीसी जनरेटर एडी करंट पावर लॉस, मतलब एडी करंट पावर लॉस डीसी जनरेटर में ही नहीं बाकी ट्रांसफार्मर में भी और हर जगह एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? थिकनेस का स्क्वायर। तो यहां पे थिकनेस, यहां पे आंसर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होगा यहां पे आंसर। ट्रांसफार्मर होता तब भी यहां पे स्क्वायर ही होता। एडी करंट पावर लॉस स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करें कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में। कम्यूटेटर क्या काम करता है? डीसी जनरेटर में तो जनरेट होता है एसी वोल्टेज, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह से ये रोटेटिंग रेक्टिफायर है। और यही बात करें हम डीसी मोटर में, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है? डीसी मोटर में कम्यूटेटर काम करता है रोटेटिंग इन्वर्टर का। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है। इन अ डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉस, टोटल कांस्टेंट लॉस डीसी शंट जनरेटर में। डीसी शंट जनरेटर का हम जल्दी से फिगर बना लेते हैं। ये है डीसी शंट जनरेटर, ये है डीसी शंट जनरेटर। तो इसमें कांस्टेंट लॉस, टोटल कांस्टेंट लॉस कितना होगा? कांस्टेंट लॉस पहले क्या होता है? आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, मशीन का आयरन लॉस प्लस विंडेज और फ्रिक्शनल लॉस जिसको हम मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? स्ट्रे लॉस। तो स्ट्रे लॉस होता है कांस्टेंट, लेकिन शंट मशीन में ये जो फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस है ये भी कांस्टेंट होता है। तो शंट मशीन में स्ट्रे लॉस प्लस कॉपर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग, ये भी कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये वोल्टेज जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है शंट जनरेटर में, वो कांस्टेंट माना जाएगा यदि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसमें आयरन लॉस कितना होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर एफ। तो इसमें जो टोटल कांस्टेंट लॉस है वो कितना होगा यदि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है? तो स्ट्रे लॉस प्लस कॉपर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया था। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेव वुंड जनरेटर प्रोवाइड्स। वेव वुंड जनरेटर कहां हम इस्तेमाल करते हैं? जहां पे हमें हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए। और लैप वाइंडिंग कहां पे इस्तेमाल करते हैं? डीसी मशीन में, जहां पे लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए। जैसे हमारे मोटर की बात करें तो गाड़ियों के स्टार्टर में लैप वाइंडिंग का मोटर इस्तेमाल होता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स पर पोल ऑफ अ डीसी जनरेटर इज हाफ।
फ्लक्स पर पोल मतलब पाई को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और स्पीड के जनरेटर के स्पीड को डबल कर दिया गया। ईएमएफ का इक्वेशन जनरेटर का हमें पता है, ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, पी फाई एन अपॉन 60। ये 60 किस लिए, जब एन आरपीएम में है तो, इंटू जेड अपॉन ए। तो इसमें बाकी चीज को तो बराबर रखा गया है, हम बात करते हैं स्पीड और फ्लक्स की। तो क्या करा गया, फ्लक्स को आधा कर दिया गया, फ्लक्स को आधा कर दिया गया और स्पीड को कर दिया गया दुगना, और बाकी चीज बराबर रखा गया। तो इससे कोई जनरेटेड वोल्टेज में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जनरेटेड वोल्टेज डबल हो जाएगा क्या, जनरेटेड ईएमएफ ईजी हाफ हो जाएगा क्या, ये सेम रहेगा क्या या नन होगा, तो सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, WC यदि कांस्टेंट लॉस है किसी जनरेटर का, और IA है लोड करंट, RA है आर्मेचर रेसिस्टेंस, तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होगा। मैक्सिमम इफिशियंसी कब होता है जनरेटर का, जब कांस्टेंट लॉस बराबर होता है वेरिएबल लॉस। ये वेरिएबल लॉस है, ये कांस्टेंट लॉस है, और ये वेरिएबल लॉस है। तो इसमें IL स्क्वायर कितना हो जाएगा, WC अपॉन RA, और इधर करेंगे तो IL कितना हो गया, WC अपॉन RA, ये आंसर। तो इस तरह से हम बड़ी जल्दी सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्यूटेटर पिच इन लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच को हम YC से डिनोट करते हैं। यदि सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स की ही बात कर रहे हैं, यदि जब कुछ दिया ना रहे तो हम सिंप्लेक्स की बात करेंगे। तो ये 1 होता है और -1 भी हो सकता है। 1 होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, और -1 होता है जब वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव है, पीछे की तरफ बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ वाइंडिंग बढ़ रहा है। यही यदि वेव वाइंडिंग हो तो, वेव वाइंडिंग हो तो कितना होगा, वेव वाइंडिंग हो तो WC का फॉर्मूला हमने देखा था, डिराइव किया था, 2C ± 1 अपॉन P। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसको हम अप्रोक्सीमेट करें 2C अपॉन P से, तो ये हो गया पोल पिच का दुगना। ये C क्या है, कम्यूटेटर सीगमेंट है। कम्यूटेटर सीगमेंट है मतलब कितना कम्यूटेटर सीगमेंट है, मतलब कितना आर्मेचर में स्लॉट है। C के बराबर ही होता है स्लॉट सिंप्लेक्स वाइंडिंग में। तो हम बात करें कि दुगना होगा पोल पिच का, ये क्या हो गया, पोल पिच के बराबर हो गया C अपॉन P। तो इसका मतलब कि वेव वाइंडिंग में पोल पिच का दुगना होगा कम्यूटेटर पिच, और लैप वाइंडिंग में कितना होगा, ±1 होगा। प्लस किसके लिए, प्रोग्रेसिव के लिए, माइनस किसके लिए, रेट्रोग्रेसिव के लिए। वाइंडिंग जब पीछे की तरफ जा रहा है, रेट्रो मतलब पीछे। आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन में कैसा होता है, ओपन होता है कि क्लोज होता है, तो ये क्लोज होता है। एसी मशीन की हम बात करें तो एसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग होता है ओपन, एसी मशीन में, और डीसी मशीन में कैसा होता है, क्लोज सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया है इसमें, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के, नंबर ऑफ क्वाइल टर्न्स के, नंबर ऑफ पोल्स के, नंबर ऑफ क्वाइल्स के। तो हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि क्वाइल जो आर्मेचर के क्वाइल्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं कहां पे, कम्यूटेटर पे। तो जितने क्वाइल होंगे उतने कम्यूटेटर होंगे, उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। तो ये तो सिंपल सा रिलेशन है। अब हम आगे बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है बैक पिच, फ्रंट पिच,
आर्मेचर की वाइंडिंग की बात हो रही है जिसमें बैक पिच है, फ्रंट पिच है और कम्यूटेटर पिच है। इसमें क्या रिलेशन है? तो कम्यूटेटर पिच होता है बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। ये फ्रंट पिच माइनस बैक पिच भी हो सकता है। कैसे? बैक पिच यदि ज्यादा है फ्रंट पिच से तो वाइंडिंग होता है प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ रहा है वाइंडिंग। जब बैक पिच कम है फ्रंट पिच से तो वाइंडिंग पीछे की तरफ जा रहा है, वाइंडिंग है रेट्रोग्रेसिव। तो ये क्लियर होना चाहिए। कम्यूटेटर पिच क्या होता है? बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस होता है। डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड पोल कैसा होता है? सैलिएंट या नॉन सैलिएंट? ये सैलिएंट क्या चीज होता है? सैलिएंट का मतलब होता है निकला, प्रोजेक्टिंग। जैसे आर्मेचर तो गोल होता है, कोई चीज निकला नहीं होता है, लेकिन फील्ड ऐसा नहीं होता है, फील्ड प्रोजेक्टिंग होता है। तो प्रोजेक्टिंग को क्या हम बोलते हैं? सैलिएंट बोलते हैं। तो फील्ड पोल कैसा होता है डीसी मशीन में? चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, डीसी मशीन में सैलिएंट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप ऑफ करंट इन डीसी जनरेटर आर्मेचर। तो आर्मेचर चाहे डीसी जनरेटर का हो या डीसी मोटर का हो, आर्मेचर में हमेशा एसी करंट होता है। उसी एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए हमारे पास कम्यूटेटर होता है। तो ये डीसी आंसर नहीं होगा जबकि मशीन डीसी है, आंसर होगा एसी। योक कैरी करता है टोटल फ्लक्स का कितना पार्ट? फुल पार्ट, हाफ पार्ट, 1/4 पार्ट या नन? 4 ऑप्शन है। तो योक हमेशा ध्यान रखना हाफ कैरी करता है। क्या कैरी करता है? हाफ कैरी करता है। आप फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, मैंने कंस्ट्रक्शन में भी दिखाया हुआ है वीडियोस में। तो योक करता है हाफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का हाफ पार्ट कैरी करता है। परसेंटेज की बात करें तो 50%। अब है अगला क्वेश्चन कि एडी करंट लॉस या फिर कोर लॉस। कोर लॉस में एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों लॉस जुड़ा हुआ है। ये सबसे ज्यादा किस पार्ट में होता है डीसी मशीन के? तो ये सबसे ज्यादा फील्ड में होता है या आर्मेचर में होता है? तो मैं बता दूं कि फील्ड में बहुत ही कम होता है। फील्ड में जो कोर लॉस होता है या फील्ड में एडी करंट लॉस होता है वो उसके पोल शू में होता है केवल। इसके आर्मेचर में कोर लॉस सबसे ज्यादा होता है या एडी करंट लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो आर्मेचर में ही सबसे ज्यादा कोर लॉस या एडी करंट लॉस होता है। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ डीसी जनरेटर मेन फंक्शन ऑफ सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू का क्या मतलब है? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम है? डीसी जनरेटर में ही नहीं, डीसी मशीन, डीसी मोटर में भी ये क्या काम करता है? ये आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? ये भी करता है, कम्यूटेशन को भी सुधारता है, कम्यूटेशन को भी इंप्रूव करता है। लेकिन अब इसमें आर्मेचर रिएक्शन में भी 2 आर्मेचर रिएक्शन है। आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग और आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ये किसको रिड्यूस करता है? ये रिड्यूस करता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को। आपको डीमैग्नेटाइजिंग को इंप्रूव करना है तो फील्ड के एम्पियर टर्न को इंप्रूव ज्यादा करना पड़ेगा। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को। आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी मशीन इज इंक्रीज्ड बाय। आर्मेचर रिएक्शन तो नो लोड पे बिल्कुल ही कम होता है, नेग्लिजिबल। तो आर्मेचर रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? लोड करंट पे या आर्मेचर करंट पे, फील्ड करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आर्मेचर रिएक्शन होता ही है आर्मेचर करंट के चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट ऑन मेन फील्ड। तो इस पे आंसर होगा, आर्मेचर रिएक्शन का डिफिनीशन में ही आंसर है। द लेवल और डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग इज चेंज्ड बाय चेंजिंग। अब एक क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर है तो उस जनरेटर को आपको क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर को फ्लैट कंपाउंडेड बनाना है या फिर
या फिर ओवर कंपाउंडेड बनाना है या फिर अंडर कंपाउंडेड बनाना है। क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर को इतना हम कर सकते हैं, 3 तरह का बना सकते हैं। उसका फिगर भी हमने देखा था। ये लोड करंट है और ये है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज है। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते थे ओवर कंपाउंडेड, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को बोलते थे फ्लैट कंपाउंडेड, और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को बोलते थे अंडर कंपाउंडेड। तो ये जो कंपाउंडिंग है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक, ये चेंज कैसे होगा? शंट फील्ड करंट को चेंज करके या सीरीज फील्ड के करंट को चेंज करके? तो शंट फील्ड में इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसको हम छेड़ते नहीं है, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सीरीज फील्ड के करंट को चेंज करके हम डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग, एक क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर है उसको फ्लैट कंपाउंडेड, ओवर कंपाउंडेड और अंडर कंपाउंडेड सीरीज फील्ड को बदल के करते हैं। विच जनरेटर प्रोवाइड्स नियरली द सेम वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड? नो लोड टू फुल लोड, फुल लोड यहां पे है, यहां पे कितना लोड है? यहां पे है फुल लोड, और यहां पे तो जीरो लोड है, नो लोड है। तो नो लोड बराबर फुल लोड कौन सा जनरेटर दे रहा है? फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर दे रहा है। शंट जनरेटर में भी नो लोड से फुल लोड कम होगा। शंट जनरेटर का ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। यह है टर्मिनल वोल्टेज और यह है लोड। लोड के साथ शंट वोल्टेज का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज फॉल होता है। तो ये इसका फॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये आंसर नहीं होगा। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज बढ़ता है पहले। सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे है? ऐसे है कैरेक्टरिस्टिक और बाद में सडन फॉल होता है, तो ये भी नहीं है। ओवर कंपाउंडेड का क्या है? लोड के साथ साथ बढ़ रहा है, लोड के साथ साथ इसका वोल्टेज बढ़ रहा है ओवर कंपाउंडेड का। फ्लैट कंपाउंडेड का क्या है? देखिए नो लोड और फुल लोड वोल्टेज बराबर है, तो आंसर क्या होगा? फ्लैट कंपाउंडेड होगा। अब ये सब डिलीट कर देते हैं हम। ये देखिए आर्मेचर रिएक्शन के चलते मेन फील्ड वीक हो जाता है। क्लियर है? तो वीक होता है, डिस्टॉर्ट होता है कि दोनों होता है कि कुछ भी नहीं होता? तो कुछ भी तो नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं। वीक होता है, हाँ। डिस्टॉर्ट भी होता है, जिसको हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। वीक होता है उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो बोथ होता है, वीक भी होता है आर्मेचर रिएक्शन के चलते और डिस्टॉर्शन भी होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी होता है। तो आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के चलते कौन सा पोल टिप अफेक्टेड होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, जनरेटर और मोटर दोनों का केस है। सपोज ये आर्मेचर है और ये है पोल्स, नॉर्थ पोल है सपोज और ये साउथ पोल है। ये है जनरेटर और ये है मोटर। मतलब ये मशीन सेम है, मोटर का डायरेक्शन ये है। जब ये मशीन मोटर की तरफ चल रहा है तो इसका घूमने का, आर्मेचर के घूमने का डायरेक्शन इधर है। जब ये जनरेटर की तरफ चल रहा है तो इसका डायरेक्शन आर्मेचर का इस तरह से है। अब जब इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा तो फ्लक्स नॉर्थ से निकल के इस तरह से फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा। इस तरह से फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा, सीधा फ्लक्स नहीं रह जाएगा, फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो जब ये हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर जो घूम रहा है तो ये लीडिंग पोल टिप हो जा रहा है और ये ट्रेलिंग पोल टिप हो जा रहा है। और मोटर के केस में ये लीडिंग आने वाला पोल टिप है और ये ट्रेलिंग जो पीछे रह जा रहा है। तो अब देखिए वीक कौन सा हो रहा है। जनरेटर के केस में बात करें तो ये वीक हो रहा है और ये पोल टिप स्ट्रांग हो रहा है। एरो से समझे
तो ट्रेलिंग पोल टिप जनरेटर में स्ट्रांग हो रहा है और लीडिंग पोल टिप कमजोर हो रहा है। मोटर की बात करें तो ट्रेलिंग कमजोर हो रहा है और लीडिंग स्ट्रांग हो रहा है। लिखने की बात है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन पोल टिप कौन सा कमजोर हो रहा है, कौन सा पोल टिप वीक हो रहा है। तो पोल टिप वीक हो रहा है कौन सा, लीडिंग पोल टिप वीक हो रहा है किस केस में, जनरेटर के केस में। और ट्रेलिंग पोल टिप वीक हो रहा है मोटर के केस में। स्ट्रॉन्ग कौन सा हो रहा है, देख लीजिए फोटो से ही, मतलब कि स्ट्रेंथन कौन सा पोल टिप हो रहा है, ट्रेलिंग पोल टिप हो रहा है किस केस में, जनरेटर के केस में। और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहां देखिए स्ट्रॉन्ग कौन सा हो रहा है, ये वाला पोल टिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहां पे ज्यादा फ्लक्स है, कौन सा, लीडिंग वाला, किस केस में, मोटर के केस में। तो आप दोनों देख लिया, जनरेटर और मोटर दोनों के केस में आपने देख लिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन के चलते और कौन सा पोल टिप वीक हो रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ जनरेटर से कैरेक्टरिस्टिक्स से बातें होंगी और न्यूमेरिकल होगा। धन्यवाद।